हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज़ दानिश जफ़र। आज आप मेरे साथ हैं विक्रांत बैच में और हम बात करने वाले हैं आपसे एडजेक्टिव्स पे। तो भाई लास्ट क्लास में भी मैंने आपको एडजेक्टिव्स पढ़ाए थे और बहुत डिटेल में पढ़ाए थे और मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहा करो यार। अगर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे कि क्लास आपको कैसी लगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। उसका रीज़न ये है कि तुम्हारा फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं पे भी अगर कुछ ऐसा रहता है जो तुम चाहते हो कि मैं और पढ़ा दूँ तो वो भी तुम मुझे फीडबैक में बता सकते हो। देखो, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख पाता, तुम्हारा एक्सप्रेशन नहीं देख पाता, तुम्हारी एक ही चीज़ है जो मैं देख पाता हूँ और वो है कमेंट्स। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो में कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, हम लाइव भी नहीं हैं। ठीक है, तो बात वैसे भी नहीं हो पाती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कमेंट्स ज़रूर करें, है ना। कमेंट बॉक्स भरिए ना, कोई फालतू के कमेंट मत करिएगा। मतलब काम के कर सकते हैं, ठीक है, एक आध ह्यूमरस भी चलेगा, मज़े वाला भी चलेगा, कोई मेरा जोक पसंद आया हो तो वो भी चलेगा। वो सब सारी चीज़ें हैं, वो सब तो आप कर ही सकते हैं, बट जो काम के मैसेजेस हैं वो भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन में, एडजेक्टिव्स पार्ट 2 लेक्चर नंबर 16। तो पार्ट 1 में हमने क्या किया था, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स किए थे आपके। ठीक है, तो एक बार मैं आपको कराऊंगा उसका क्विक रिवीजन। ठीक है, पार्ट 1 का। फिर उसके बाद आज आपको देखने को मिलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट्स। आहा, तो क्विक रिवीजन होगा लास्ट वाली क्लास का। आज के न्यू कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको मिलने वाले हैं 50 क्वेश्चंस। ओह माय गुडनेस, 50 क्वेश्चंस ऑन एडजेक्टिव्स। देख रहा हो शौर्य वालों, तुम्हारे भी मजे आ गए, प्रैक्टिस हो जाएगी जबरदस्त, समझ रहे हो। विक्रांत वालों के तो है ही मजे। ठीक है, चलिए, तो 50 क्वेश्चंस ऑन एडजेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको आज मिलने वाले हैं 10 क्वेश्चंस ऑन वोकैबुलरी। और ये हो जाएगा आपका एक ज़बरदस्त सेशन। तो चलिए चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। तो क्विक रिवीजन, पहले लास्ट क्लास का मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं। कैसे? हमारे पास तीन तरीके से एडजेक्टिव्स होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, वो क्वालिटी या क्वांटिटी बताता है किसी भी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट की। ठीक है, और इनकी तीन डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। फिर मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल आप सिंपली करते हैं सिर्फ किसी का कोई एट्रीब्यूट बताने के लिए, है ना, किसी का कोई वर्च्यू बताने के लिए, कोई क्वालिटी या किसी चीज़ की कोई क्वांटिटी बताने के लिए। इसके बाद फिर मैंने आपको अगली बात बताई थी कि कितने सारे केसेस होते हैं कंपैरेटिव्स के, है ना। कंपैरेटिव्स के कितने सारे केसेस होते हैं और कैसे हम कंपैरिजंस करते हैं, कैसे क्वेश्चंस कंपैरिजंस पे पूछे जाते हैं। इस पे मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे और बहुत सारे क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स भी बताए थे, सारे कई सारे, कि एनी अदर का इस्तेमाल कब करते हैं। और हम जब भी कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो सब्जेक्ट को क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते, इसीलिए एनी अदर का, ऑल अदर का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब आप सुपरलेटिव का इस्तेमाल करते हैं तो आप सब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे ना, उनको ये बात थोड़ी अजीब लग रही होंगी, पर इन्हीं से कनेक्ट करके मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। इसलिए लास्ट वाली क्लास का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने मेरी पिछली क्लास मिस करी है तो यकीन जानिए बर्बादी चूम लेगी आपके उछल उछल के कदम। तो मैंने आपको क्या बात बताई कि भाई सुपरलेटिव के केसेस और कंपैरेटिव के केसेस डिटेल में पढ़ाए। कुछ और बातें भी थी जो छोटी छोटी हमने करी, कि फ्यू का यूज़, लिटिल का यूज़। अब फ्यू और लिटिल का यूज़ ज़रा डिटेल में मैं आपको पढ़ा देता हूँ, क्योंकि इस पर क्वेश्चन खूब फंसते हैं धपा धपा। अगर आप एक साल में 4 कंपैरेटिव एग्जाम देंगे तो कम से कम एक में लिटिल या फ्यू पे क्वेश्चन आ जाएगा। समझ रहे हैं? लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। ठीक है भाई, ऐसी है हमारे पास एक और जिसका नाम है फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। अब इनको आप जरा गहराई से समझ लीजिए। जब भी आप कहते हैं लिटिल, तो लिटिल का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। क्या मतलब होता है इसका, ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग।
दूसरी बात, ये तीनों, इन तीनों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नॉन काउंट नाउन के साथ होता है। नॉन काउंट नाउन कौन से होते हैं? जिनको तुम मेजर करते हो। नाउन की क्लास अगर नहीं देखी है तो बहुत गलत बात है, ठीक है, जिनको तुम मेजर करते हो। तो नाउन की क्लास देखोगे तो इस वाले कॉन्सेप्ट पे भी आत्मत रप्त होगी। सो नॉन काउंट नाउन कौन से नाउन होते हैं? जो मेजर करते हैं आप, जिनको आप गिनते नहीं है, मेजर करते हैं। तो सिर्फ उन्हीं के साथ ही लिटिल, द लिटिल और आ लिटिल का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, काउंट के साथ नहीं होता। तो तुम सोचोगे काउंट के साथ क्या यूज होगा? तो मेरे बच्चे, काउंट के साथ फ्यू यूज होता है, इसका इस्तेमाल होता है काउंट नाउन के साथ। काउंट नाउन कौन से होते हैं? जिनको आप काउंट करते हैं बेसिकली। आइए फिर से पीछे आते हैं। तो इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग। ऑलमोस्ट नथिंग मतलब ना के बराबर, और इसलिए ये देता है आपको नेगेटिव कॉन्नोटेशन। नेगेटिव कॉन्नोटेशन का क्या मतलब है? कॉन्नोटेशन का मतलब होता है सेंस, ये आपको नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा लेट्स गो टू सम अदर शॉप, दे हैव लिटिल वैरायटी। तो क्या मतलब हुआ? चलो किसी दूसरी दुकान पे चलते हैं। दे हैव लिटिल वैरायटी, इनके पास तो ना के बराबर वैरायटी है। और क्योंकि ना के बराबर वैरायटी है, इसीलिए नेगेटिव सेंस आ रहा है कि इस दुकान पे नहीं, किसी दूसरे पे चलते हैं। लेट्स गो टू सम अदर शॉप, किसी दूसरी शॉप पे चलते हैं ना, या कह सकते हो दिस शॉप, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि दे किसके लिए आया। दिस शॉप हैज लिटिल वैरायटी। लिटिल का मतलब क्या हुआ? लिटिल का मतलब क्या हुआ? ना के बराबर वैरायटी है इसके पास, लिटिल वैरायटी है, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है? नेगेटिव कॉन्नोटेशन। अच्छा जी, एक और सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूं इस पे। जैसे मैंने कहा, अच्छा इसी सेंटेंस को अगर आप आ लिटिल से बनाएंगे तो ये पॉजिटिव कॉन्नोटेशन दे देगा, क्योंकि आ लिटिल क्या बताता है? आ लिटिल बताता है, आ लिटिल का मतलब होता है सम, कुछ, और इसलिए ये देता है पॉजिटिव कॉन्नोटेशन। कैसे? सेंटेंस दिखाता हूं, इसी सेंटेंस को बनाता हूं। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, लेट्स बाय फ्रॉम हियर, यहां से खरीद लेते हैं। दे हैव अ लिटिल वैरायटी, इनके पास कुछ वैरायटी है, मतलब कुछ है। जैसे आप मान लीजिए ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, आपके पास पानी की बोतल है पर उसमें थोड़ा सा पानी है ना। अब एक लड़की आपसे कहती है कि थोड़ा पानी दे देंगे। तो आपने देखा बोतल की तरफ, आपने देखा कि आपकी बोतल में थोड़ा पानी है, ठीक है ना। एक लड़की को प्यास लगी और उसने आपसे ऐसे पूछा कि ये नेक्स्ट स्टेशन कितनी देर में आएगा। आपने पूछा क्यों, क्या हुआ, आपको ट्रेन से कूदना है? तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे ट्रेन से नहीं कूदना है, मुझे जो है बस मुझे प्यास लगी है, बहुत पानी पीना है, मुझे पानी नहीं है मेरे पास। तो तुमने सोचा हो पानी नहीं है तो किसी की प्यास बुझाना तो बहुत अच्छी बात होती है। तो तुमने क्या करा? तुमने लड़की की प्यास बुझा दी। तुमने क्या कहा उससे? तुमने कहा I have a little water. I have a little water. क्या मतलब हुआ? कि मेरे पास थोड़ा या कुछ पानी है। Let's share. चलो शेयर कर लेते हैं, है ना भैया, और काम हो गया। अच्छा भाई, अब अगर ये सेंटेंस आप लिटिल से बनाते हैं, चलिए लिटिल से ही बनाना चाहिए ना, ऊपर तो लिटिल से बनाना चाहिए। तो अगर आप ये सेंटेंस लिटिल से बनाते तो ये किस तरीके से बनता? आई हैव लिटिल वाटर, मेरे पास कितना पानी है? ना के बराबर पानी है। तो जब आपने कहा ना के बराबर पानी है, तो एक बात तो तय हो गई ना मेरे दोस्त, कि आपके पास अगर ना के बराबर पानी है तो शेयर क्या करोगे, है ना। अगर मान लो तुम्हारे पास एक घूंट पानी पड़ा है सिर्फ, या एक घूंट से भी थोड़ा कम, तो वो थोड़ी दोगे लड़की को ये पी ले, वो तो क्या बोलोगे? आई हैव लिटिल वाटर, ना के बराबर पानी है, और बोलोगे आई कैन नॉट शेयर, या फिर इट कैन नॉट क्वेंच
योर थ्रस्ट। क्या मतलब हुआ? अरे प्यासी लड़की, मेरे पास ना के बराबर पानी है ना, और ये तेरी प्यास नहीं बुझा सकता, है ना। तो या तो आप ये कहोगे मेरे पास ना के बराबर पानी है, मैं शेयर नहीं कर सकता। लेकिन अगर पानी पर्याप्त है, मतलब पर्याप्त का मतलब है थोड़ा है, आ लिटिल है, तो दे देना भाई। किसी की प्यास बुझाना अच्छी बात होती है। आप कहेंगे आई हैव आ लिटिल वाटर। कितना कितना पानी है मेरे पास? थोड़ा पानी है, कुछ पानी है। लेट्स शेयर, आओ शेयर कर लेते हैं, थोड़ा तुम पी लो, थोड़ा हम पी लें। ठीक है। अब द लिटिल का क्या मतलब होगा भाई? द लिटिल का मतलब होगा जो भी है, जितना भी है, जैसा भी है। कहने का मतलब है द लिटिल का मतलब होगा जो भी है, जितना भी है, स्पेसिफिक। इसका मतलब होगा वॉट एवर, जो भी है, जितना भी है, और स्पेसिफिक। आप जरा देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मैंने कहा शी हैज ड्रंक द लिटिल वाटर आई हैड। तुम कह रहे हो शी हैज ड्रंक, वो पी गई है। क्या पी गई है? जो भी थोड़ा बहुत पानी मेरे पास था, वो ना के बराबर था या थोड़ा था, जो भी थोड़ा बहुत था। तो द लिटिल वाटर आई हैड, कौन सा थोड़ा पानी? जो मेरे पास था। तो आप स्पेसिफिक की बात करते हैं। या फिर आपने कहा I loved the little variety they showcased। कहने का मतलब है जो भी थोड़ी बहुत वैरायटी उनके पास थी, शोकेस में रखी हुई थी, जब उन्होंने मुझे दिखाई, मुझे तो बड़ी पसंद आई। द आई लव द लिटिल वैरायटी, जो भी थी, जितने भी थी। तो देखो वैरायटी भी नॉन काउंट नाउन है ना, और वाटर भी नॉन काउंट नाउन है, इसलिए लिटिल के साथ इसका इस्तेमाल हुआ है। तो लिटिल का मतलब ना के बराबर, नेगेटिव कॉन्नोटेशन। आ लिटिल का मतलब सम, कुछ, है ना, इसलिए पॉजिटिव कॉन्नोटेशन। और द लिटिल दोनों कॉन्नोटेशन, नेगेटिव भी और पॉजिटिव, दो बोथ कॉन्नोटेशन है, बोथ कॉन्नोटेशन देता है ना। और यहाँ पे देखिए, आप ये भी बता रहे हैं कि वो पानी पी गए, और आप ये भी कह रहे हैं मुझे बड़ा मजा आया, है ना। इट्स वेरी सिंपल। सो ऐसा ही कुछ फ्यू है, फ्यू भी बड़ा आसान है। तो फ्यू का मतलब क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट नथिंग, नथिंग, ना के बराबर। यहां पे इसका मतलब हो जाएगा सम, और यहां पे इसका मतलब हो जाएगा वॉट एवर स्पेसिफिक। यहां पे ये देगा पॉजिटिव कॉन्नोटेशन, यहां पे ये देगा नेगेटिव कॉन्नोटेशन, और यहां पे बोथ, मतलब बिल्कुल सेम है। बट अब आप इसके साथ नाउन जो यूज करेंगे वो हमेशा काउंटर नाउन होगा। आइए मैं दिखाता हूं आपको कैसे काउंटर नाउन होगा। जैसे मैंने कहा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स एंड आई बियरली गो आउट। मैंने कहा कि मेरे कितने दोस्त हैं? ना के बराबर दोस्त हैं। मेरे कितने दोस्त हैं? ना के बराबर दोस्त हैं। तो अगर ना के बराबर दोस्त हैं तो क्या मैं बाहर जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। बहुत सिंपल है। या फिर मैंने कहा अगर इसी सेंटेंस को मैं आ फ्यू से बनाऊंगा तो क्या कहूंगा? आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे कुछ दोस्त हैं। आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स एंड वी गो आउट ऑन वीकेंड्स। और हम कब बाहर जाते हैं? अब देखो पॉजिटिव कॉन्नोटेशन आ गया कि हम कब बाहर जाते हैं, जब भी, मतलब वीकेंड्स पे हम बाहर जाते हैं। अब द फ्यू क्या होगा? द फ्यू का मतलब होगा जैसे आई गो आउट विथ द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव। कह रहा है भाई मैं बाहर जाता हूँ उन्हीं कुछ दोस्तों के साथ जो मेरे पास हैं, जो मेरे हैं। ठीक है। तो द फ्यू का मतलब है जो भी है, जितने भी हैं। एक एक एग्जाम्पल और दे देता हूं। जैसे few girls have come today as it's raining।
ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई कभी कभी तुमने देखा था कब बारिश पड़ती थी बहुत स्कूल में, तो सबसे पहले छुट्टी लड़कियां मार देती थी। ऐसा लगता था कि कहीं इन पे पानी डला और ये मतलब आज इन्हें नहाने का मौका मिल गया। ठीक है, बाकी तो सब तुम्हें सब पता ही है, चमक ही जाते हैं, इनके पास बहुत सारे हथियार होते हैं। सो फ्यू गर्ल्स हैव कम टुडे ना, तो अक्सर यूजुअली ये होता था कि पेरेंट्स निकालते नहीं थे लड़कियों को, इसलिए लड़कियां नहीं आ पाती थी स्कूल में। ठीक है, वो जोक था। तो फ्यू गर्ल्स, क्योंकि कुछ लोगों ने सीरियस ले लिया, हो सर ने लड़कियों को ऐसे बोल दिया, मैं तो फ्यू गर्ल्स हैव कम टुडे क्या मतलब हुआ, ना के बराबर लड़कियां आई हैं आज। क्यों? एज इट्स रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है। ठीक है, अब तुम चाहो तो इसे फ्यू से बना दो, फ्यू गर्ल्स का मतलब है ना के बराबर आई है। अब तुम कहो तो इट्स रेनिंग स्टिल अ फ्यू गर्ल्स हैव कम। क्या मतलब हुआ कि बारिश हो रही है फिर भी कुछ लड़कियां आ गई हैं, देखो कितने पढ़ने वाली हैं, कितने कितने काम है इन्हें स्कूल में। सो इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, स्टिल आ फ्यू का मतलब होगा कुछ कुछ लड़कियां आ गई हैं। तो जब अब मैंने स्टिल क्यों लगाया, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कॉनोटेशन देगा, ये नेगेटिव देगा। अब एक सेंटेंस आप इससे भी देख लीजिए, द फ्यू से। क्या हुआ? द फ्यू गर्ल्स हु केम टुडे, वो कुछ लड़कियां, कौन सी स्पेसिफिक कर दिया, चाहे जितनी भी हैं, एक दो वॉट एवर, वो कुछ लड़कियां जो आज आई थी हैव गॉट सिक, बीमार हो गई है ना, बारिश में आ गई थी, हीरोइन बन गई, ज्यादा हो गई बीमार। तो भाई मैंने आपको क्या बताया आज, आ लिटिल, द लिटिल और लिटिल के बीच का डिफरेंस, फ्यू आ फ्यू और द फ्यू के बीच का डिफरेंस। अब हम चलेंगे और सीधे करेंगे क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन है आज? 60 क्वेश्चन है तुम्हारे प्यार में, 60 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जल्दी जल्दी चलेंगे, जो कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं उनको धपाधप बना देंगे। हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको दिए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड्स। गो फॉर इट। देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक। अब एक बात बताओ, ट्रैफिक काउंट नाउन है या फिर नॉन काउंट नाउन है ना? ट्रैफिक काउंट नाउन है या फिर नॉन काउंट नाउन है? इट इज अ नॉन काउंट नाउन, नॉन काउंट नाउन। और इसलिए आप क्या यूज करेंगे? मच। तो मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूं कि मच का इस्तेमाल आप करेंगे नॉन काउंट के साथ, है ना, जैसे आप लिटिल का करते हैं। और फ्यू और मैनी का इस्तेमाल आप करेंगे किसके साथ? काउंट नाउन्स के साथ। सो आंसर इज ए। कितना आसान और पप्पू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। हर क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकंड का समय, उससे ज्यादा चाहिए तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। भाई शुगर को काउंट करते हो क्या? क्या कभी तुम चीनी की दुकान पे जाके कहते हो भाई साहब 500 चीनी दे दो? नहीं कहते ना। तो अ लार्ज नंबर क्यों कह रहे हो? अ लार्ज अमाउंट, अ लार्ज अमाउंट ऑफ होर्डेड शुगर। होर्डेड मतलब इकट्ठी की हुई। द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंची और पाया क्या? एक बड़े अमाउंट में ना, या फिर अ लार्ज क्वांटिटी भी कह सकते हो, क्वांटिटी बेस्ट है। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अमाउंट भी कह सकते हो, क्वांटिटी भी। अमाउंट थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाता है इसलिए गलत काउंट कर सकता है, पर क्वांटिटी एकदम बेस्ट है ना। क्वांटिटी ऑफ होर्डेड शुगर इन हिज शॉप। सो आंसर इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। अब भाई अगर लास्ट क्लास तुम्हें याद हो और अगर नहीं भी याद हो तो मैं याद दिला देता हूं। मैंने तुम्हें बताया था, जहां भी तुम्हें दिख जाए जूनियर, सीनियर, प्रायर, इंफीरियर, सुपीरियर, एल्डर, तो भाई एक और होता है प्रेफर या फिर
प्रेफरेबल, इन सब के साथ आप TO2 का इस्तेमाल करते हैं। जब आप कंपैरिजन करते हैं THAN देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो बस इतनी ही सी यहाँ पे काम था। बाकी सब सही है। तो सरिता इज सीनियर टू मी, बिल्कुल सही बात है। सरिता मुझसे सीनियर है, बट हिज ब्रदर इज जूनियर। जूनियर के बाद क्या आ जाएगा? टू मी। तो आंसर हो जाएगा सी। सरिता मुझसे सीनियर है लेकिन उसका भाई मुझसे जूनियर है। आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं मेरे बच्चे जो कहलाते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। क्या पढ़ाते हैं मेरे बच्चे? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जिनके साथ आप यूज नहीं कर सकते, डू नॉट यूज या मोस्ट और मोर। इनकी कोई सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं होती। नो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। तो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनकी ना तो कोई डिग्री होती है, ना मोस्ट और मोर का इस्तेमाल आप उनके साथ कर सकते हैं। जैसे परफेक्ट, समझ जाएंगे, मैं कुछ वर्ड लिखूंगा ना, आप समझ जाएंगे कौन से होते हैं। परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, ट्रिमेंडस, एक्सीलेंट, या फिर यूनिक, आइडियल, ऑल शेप्स जैसे कि स्क्वायर। ठीक है। नंबर्स कौन से वाले? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है। तो इन सब का सुपरलेटिव नहीं होता। अब क्यों नहीं होता भाई? अगर कोई चीज़ परफेक्ट है तो उसका मतलब है जिसमें कोई कमी नहीं है, उसमें और बेहतरी नहीं की जा सकती, तो मोर या मोस्ट नहीं लगा सकते। आइडियल का मतलब भी परफेक्ट होता है। फाइनल मतलब फाइनल। अब ये थोड़ी है फाइनल मैच है इसके बाद मोर फाइनल होगा और मोस्ट फाइनल होगा, नहीं हो सकता। लास्ट, तो लास्ट, मोर लास्ट या लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब तो सबसे नया होता है, तो लेटेस्ट भी नहीं हो सकता। ट्रिमेंडस, एक्सीलेंट का मतलब होता है बेहतरीन, ज़बरदस्त, तो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त हम नहीं बोलेंगे, वो गलत साउंड करेगा, है ना। यूनिक का मतलब होता है सबसे अलग, हटके, है ना। तो मोर या मोस्ट सबसे ज़्यादा, सबसे हटके, वो अजीब सा साउंड करेगा, इसलिए हम नहीं करेंगे। तो इन्हें एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब सारे शेप मैंने क्यों कहे भाई? अगर कोई चीज़ ट्रायंगुलर है तो क्या तुम उसे मोर ट्रायंगुलर बना सकते हो? अगर कोई चीज़ सिलेंड्रिकल है तो तुम क्या उसे मोर सिलेंड्रिकल या मोस्ट सिलेंड्रिकल बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। इट्स वेरी सिंपल। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर है, तो स्क्वायरल नहीं हो सकता वो, या मोर स्क्वायर या मोस्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसलिए सारे शेप्स भी आप इसी में ही कंसीडर करते हैं। एक और मज़ेदार बात मैं तुम्हें बता रहा था, हाँ, सारे नंबर्स फर्स्ट सेकंड लास्ट क्योंकि स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो मोर फर्स्ट कुछ नहीं हो सकता, है ना। कोई आएगा रेस में तो थर्ड ही आएगा, कोई नहीं सकता अरे यार वो मैं बस सेकंड आया, अरे तू तो सेकंड आया, मैं तो मोस्ट सेकंड आया, तो मोस्ट सेकंड या मोस्ट फर्स्ट नहीं हो सकता। ठीक है। तो इन वाले एडजेक्टिव्स का आप इस्तेमाल करेंगे तो बिना मोर और मोस्ट के करेंगे, इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के बिना करेंगे। सो ही नोज दैट लता इज द मोस्ट यूनिक नहीं हो सकता, मोस्ट को खूब चमेलेंगे और भग से काट देंगे। सो ही नोज दैट लता इज द यूनिक, युद्ध इज अ यूनिक सिंगर हो जाएगा, अ यूनिक सिंगर। ये या साउंड करता है ना, एन नहीं लगाना कभी इसके साथ, आप वॉयल साउंड नहीं है ये, बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। तो ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स मैंने आपको पढ़ा दिए। क्वेश्चन नंबर 5, Ritu can sing much
देन 10 सॉन्ग्स। अब देखो 10 सॉन्ग्स को काउंट कर लिया ना तुमने, तो मैंने आपको बताया था कि भाई देखो मच का इस्तेमाल जो होता है वो काउंट के साथ नहीं होता, किसके साथ होता है, नॉन काउंट नाउन के साथ होता है। तो आप इसका इस्तेमाल नॉन काउंट के साथ करेंगे, पर आप मोर का इस्तेमाल दोनों के साथ कर सकते हैं। ठीक है, आप मोर का इस्तेमाल दोनों के साथ करते हैं। अगर आप मोर वाटर कहेंगे उसका मतलब होगा और पानी, ज्यादा पानी, एक्स्ट्रा पानी। ठीक है, या फिर आप मोर बॉयज भी कह सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे रितु कैन सिंग मोर देन 10 सॉन्ग्स, क्योंकि नंबर है, काउंट कर रहे हैं आप, काउंट कर रहे हैं आप, काउंट नाउन का इस्तेमाल हुआ है। एट अ स्ट्रेच, एक बार में गा सकती है बिना रुके 10 से ज्यादा गाने गा सकती है। शी हैज डेवलप्ड डिसेबिलिटी बाय लेबरिंग हार्ड। और कैसे कर पाई है ये, गा गा के, गा गा के, गा गा के। ए इज द करेक्ट आंसर। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Once again, you have 10 seconds to do this. बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखोगे यहाँ पे। She was willing to know, मतलब वो जानना चाह रही थी, what it was, ऐसा क्या था, that made him stronger, जिसने उस लड़के को स्ट्रॉन्गर बना दिया था और ब्रेवर बना दिया था, स्ट्रॉन्गर और ब्रेवर बना दिया था, देन एनी मैन ऑफ दिस विलेज। मैन नहीं होगा, एनी अदर मैन होगा। क्यों कहोगे, तुम कहोगे सर अदर से क्या मतलब है, एनी अदर क्यों लगा रहे हो सर, सिर्फ एनी क्यों नहीं हो सकता। तो मैंने तुम्हें बताया था कि सब्जेक्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड व्हाइल मेकिंग कंपैरिजन। सो अगर आप कहते हैं, इस सेंटेंस को थोड़ा सा फॉर्मल कर लेता हूं, ही इज, मतलब थोड़ा आसान कर लेता हूं, स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी मैन ऑफ दिस विलेज। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो ब्रेवर है और स्ट्रॉन्गर है। एनी मैन, तो एनी मैन में तो सब आ गया ना, वो खुद भी आ गया, लेकिन सब्जेक्ट को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आपको कहना पड़ेगा एनी अदर मैन, एनी अदर, है ना, वही यहां पे करना पड़ेगा, एनी अदर। तो आंसर हो जाएगा सी। अब इसमें एक नई चीज और जान लो तुम, इसमें एक नई चीज तुम ये जान लो मेरे बच्चे, कि एनी का यूज भी हो सकता है, और वो कैसे। जैसे मैंने कहा, लक्ष्मीबाई was braver than any other man of her army. तो भैया सवाल है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो ज्यादा बहादुर थी, किससे, किसी दूसरे आदमी से उनकी आर्मी के। तो पहला आदमी कौन हो, पहला आदमी तो रानी लक्ष्मीबाई हो गई ना। तुम कह रहे हो कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो ज्यादा बहादुर थी, किससे, किसी दूसरे आदमी से। तो पहला आदमी लक्ष्मीबाई हो गई, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, तुम्हें कहना पड़ेगा देन एनी मैन। ठीक है, अदर नहीं आएगा यहाँ पे। एनी मैन का मतलब है किसी भी आदमी से, किसी भी आदमी से। तो मतलब हुआ कि लक्ष्मीबाई वॉज ब्रेवर देन एनी मैन, किसी भी आदमी से वो, क्योंकि अब किसी भी में ये काउंट नहीं होंगी। अदर लगा दोगे तो अदर का मतलब है पहली ये थी। ठीक है, इसे और बेहतर समझाता हूं मैं एक और कॉन्सेप्ट से। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, इससे तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगा। डॉग इज मोर फेथफुल देन एनी अदर गर्ल। देखो भाई, सेंटेंस को सीरियसली मत लेना, ये बस इसलिए है कि कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, तुम मुझे कोई फेमिनिस्ट या मेल शिवनिस्ट मत समझ लेना। ठीक है, तो ख़ास तौर से कोई बितक जाए, अरे सर क्या कह दिए हो। ठीक है, सो डिस्क्लेमर दे रहा हूँ इसलिए पहले ही, है ना, भावनाओं में मत बहना। ठीक है, डॉग इज मोर फेथफुल कहने का क्या मतलब है, कुत्ता ज़्यादा वफादार है इससे, देन एनी अदर गर्ल, किसी दूसरी लड़की से।
तो पहली लड़की तो कुत्ता हो गया ना, अब कुत्ता लड़की थोड़ी है ना। तो डॉग इज मोर फेथफुल देन एनी अदर गर्ल, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आप इसे कैसे सही कर देंगे, अदर को काट दीजिए। अब क्या कहेंगे, डॉग इज मोर फेथफुल देन एनी गर्ल, कुत्ता वफादार है किससे, किसी भी लड़की से। मतलब तुम्हारे पास चाहे 4 गर्लफ्रेंड हो और तुम्हारे पास एक डॉग हो, तो ये साइंटिफिक फैक्ट है, कुत्ता ज्यादा वफादार होगा। समझ रहे हो? तो डॉग इज मोर फेथफुल देन एनी गर्ल। अब गर्ल लिख लो, ह्यूमन बीइंग लिख लो, मैन होगा तो उसके लिए भी यही कंडीशन हो। ठीक है, जरा मसाले के लिए मैंने हल्के सा गर्ल लगा दिया था ना। चलो एक सेंटेंस और तुम्हें देता हूँ, इससे तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा। डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल। अब देखो कितना बदतमीज सेंटेंस है ये, कितना ज्यादा बदतमीज सेंटेंस है। तो डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल, तो इसका मतलब है जो डायमंड है वो ज्यादा कीमती है, किससे, किसी भी दूसरे मेटल से। तो पहला मेटल कौन सा हो गया, पहला मेटल डायमंड हो गया ना, डायमंड मेटल थोड़ी होता है ना। तो रॉन्ग कंपैरिजन हो गया, और आप एनी को लगा रहने देंगे, अदर को काट देंगे, अदर कट गए यहां से। ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे, यहां पे आप यूज करेंगे एनी का। अब अगर ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, मैं लिखने दिखाऊं, मतलब डायमंड का कंपैरिजन या मेटल से करके दिखाऊं, मतलब ये मेटल से कंपैरिजन हो गया, मेटल का मेटल से होता। मान लीजिए अगर मैं यहां पे लिख देता प्लैटिनम, प्लैटिनम इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल। अब ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लैटिनम एक मेटल है, प्लैटिनम एक मेटल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि प्लैटिनम इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल, ये सही है। तो जब आप मेटल से मेटल का कंपैरिजन कर रहे होंगे तो वो सेम कैटेगरी में कंपैरिजन होता है, उसमें आप एनी अदर, ऑल अदर का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन जब कैटेगरी बदल गई, भाई लक्ष्मी बाई है फीमेल और कंपैरिजन हो रहा है मेल से, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे, और तब उन्हें ये इस सेंटेंस से लक्ष्मी बाई भी मेल जैसा साउंड कर रही है ना, पर वो फीमेल थी, हम सब जानते हैं। तो लक्ष्मी बाई वॉज ब्रेवर देन एनी मैन ऑफ हर आर्मी। ऐसे ही डॉग इज मोर फेथफुल देन एनी गर्ल, तो क्या है, कुत्ता ज्यादा वफादार है किससे, किसी भी लड़की से। और ऐसे ही डायमंड जो है वो ज्यादा प्रेशियस है किससे, किसी भी मेटल से, ना कि किसी दूसरे मेटल से। दूसरे का मतलब है पहला वाला ये है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो हियर वी गो, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी अदर मैन, एनी अदर मैन। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किसी किसी क्वेश्चन पे हम फंसेंगे, पर कोई बात नहीं है। एज अ ड्रामेटिस्ट शॉ इज सुपीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, एल्डर, सीनियर, ये सब अभी पढ़ाया, पीछे पढ़ाया, इन सब के साथ देन नहीं TO2 का इस्तेमाल होता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो इस लायक भी नहीं था कि मैं तुम्हें 10 सेकंड भी देता इसके लिए। अगला क्वेश्चन, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज। अब मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि जब भी आप कंपैरिजन करते हैं, है ना, तो वो दो के बीच में करते हैं। अगर दो से ज्यादा के बीच की बात हो रही होती है तो उसमें सुपरलेटिव का इस्तेमाल होता है। तो आपने कहा ऑफ द टू ग्रेट सिटीज, है ना, तो आपने टू का इस्तेमाल किया, है ना। द फॉर्मर इज द बिगर, द बिगर कहेंगे ना, सुपरलेटिव नहीं कहेंगे। अब भाई दो में तुम ये थोड़ी कह सकते दो लड़के भागे, तुम कहो सबसे तेज मैं भागा। सबसे तेज कैसे हो सकता है, जब दो थे तो तुम सिर्फ एक लड़के से तेज भाग सकते हो, है ना। तो अगर दो से ज्यादा है तभी तुम सबसे तेज भाग सकते हो। तो इट्स वेरी सिंपल, सुपरलेटिव्स इज यूज्ड, सुपरलेटिव्स आर यूज्ड व्हेन वी हैव मोर देन टू। आंसर इज सी फॉर दिस वन। क्वेश्चन नंबर 9। अब आसान लग रहा है ना क्वेश्चन, कुछ कुछ पुराने क्वेश्चन हैं इसमें, मतलब पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। ये भी उसी जैसा क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में शायद पहला क्वेश्चन था,
अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली टू अ बैंक नहीं होगा ना बच्चे, सिमिलर टू अ बैंक, सिमिलर टू अ बैंक। सिमिलर क्यों बोला मैंने कि फाइनेंशियल इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलर टू अ बैंक, तो बैंक के लिए आया है। बैंक क्या है, नाउन है, तो जो नाउन को मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव बनेगा। सिमिलरली एडवर्ब है, हमें एडवर्ब नहीं चाहिए, यहां पे किसी वर्ब का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। इज सिमिलर, फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इज सिमिलर, तो सिमिलर किसके लिए आया, कंपनी के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, आंसर हो जाएगा ए, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भाई इस क्वेश्चन के बाद ना आप अपने स्कोर्स देख लेना। 10 में से आपका स्कोर एटलीस्ट 7 तो आना चाहिए। अगर 7 आ रहा है तो इसका मतलब एडजेक्टिव आपको समझ आ रहे हैं, 7 से कम आ रहा है इसका मतलब अभी फंस रहे हो, सीखना बाकी है, ठीक है। तो राइमा हैज अ लविंगली अपीयरेंस व्हिच ब्रिंग्स, तो अपीयरेंस इज नाउन और लविंगली इज एडवर्ब, तो नाउन को एडवर्ब मॉडिफाई नहीं कर सकता, इसलिए गलत हो जाएगा। राइमा हैज अ लविंग अपीयरेंस, लविंग या फिर लवली अपीयरेंस भी बोल सकते हो। लवली मतलब जिसको देख के प्यार है, लवेबल भी कह सकते हो, लवेबल अपीयरेंस जिसको देखकर प्यार है। तो क्या मतलब हो जाएगा, राइमा हैज अ लवली अपीयरेंस, देखने में बड़ी अच्छी है ना, विच ब्रिंग्स हर ऑनर, जिससे क्या होता है लोग उसकी इज्जत करते हैं, एंड एडमिरेशन, और उससे प्यार भी करते हैं, उसे पसंद भी करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। एडवर्ब नहीं आएगा, याद रखिए नाउन को डिफाइन करेगा कौन, एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 11, तो स्कोर जरूर देख लेना अपना कि आपका स्कोर कितना रहा। A lots of books on English grammar are available in the market, but this one is the best. तो a lots of books on English grammar are available in the market, तो यहाँ से सब सही है। a lots of books कहा इसने, वर्ब लगाई प्लूरल, अवेलेबल इन द मार्केट बट दिस वन इज द बेस्ट, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, नो एरर है। बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में मौजूद, लेकिन ये वाली सबसे बेहतरीन है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ही डज नॉट हैव सम मनी। अब देखो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे, याद रखिए सम का यूज होता है किसमें, जब आप दे रहे हो पॉजिटिव कॉन्नोटेशन, पॉजिटिव सेंस में आप इसका यूज करेंगे, और एनी का यूज होता है जब आप यूज करते हैं नेगेटिव कॉन्नोटेशन। दूसरी चीज, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो भी आप एनी का ही इस्तेमाल करेंगे ना, नहीं तो सम का इस्तेमाल करेंगे। सो ही डज नॉट हैव, नेगेटिव सेंटेंस है, ही डज नॉट हैव एनी मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं है, ना कि उसके पास कुछ पैसा नहीं है, कुछ पैसा नहीं कहेंगे, कोई पैसा नहीं है ना। ही डज नॉट हैव एनी मनी टू बाय अ न्यू एक्सरे प्लांट, तो ही इज वेरी वरीड, तो उसके पास पैसा नहीं है नया प्लांट खरीदने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा वरीड है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस मेटल, गोल्ड इज द मोर प्रेशियस देन ऑल मेटल्स। अब देखो ये बदतमीजी हो गई, लास्ट क्लास में मैंने आपको दो बातें बताई थी कि देखो जब आप ऑल का इस्तेमाल करोगे तो सुपरलेटिव्स के साथ करोगे, और नहीं तो कंपैरेटिव का इस्तेमाल होगा। सो गोल्ड इज द मोर प्रेशियस मेटल देन ऑल मेटल्स, तो ये गलत है, या तो आप इसे कहेंगे गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स, तो या तो ऐसे कहेंगे द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स, एक तरीका तो इसे कहने का ये है, या फिर गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन
एनी अदर मेटल। तो ये दोनों तरीके सही हैं। अगर आप इसमें बना देंगे तो सेंटेंस सुपरलेटिव का हो जाएगा, और अगर आप इसमें बना देंगे तो सेंटेंस कंपैरेटिव का हो जाएगा। दोनों ही केसेस में एरर ए में आएगा। पहले वाला सेंस देगा कि सोना जो है वो सबसे ज्यादा कीमती मेटल है सारे मेटल्स में, गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स। देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, देन का तो कंपैरिजन में करते हैं। तो या फिर ऐसे बना लेंगे कि गोल्ड इज मोर, अब दा नहीं आएगा, इस वाले केस में दा नहीं आएगा, तो आप कहेंगे मोर प्रेशियस, गोल्ड इज मोर प्रेशियस, गोल्ड जो है वो ज्यादा कीमती है देन एनी अदर मेटल, किसी दूसरे धातु से। तो बच्चा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पीछे करा। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मिक्स। तो एवरीवन अग्रीज, हर कोई अग्री करता है दैट द गंगा इज होलियर ऑफ ऑल। अब ऑफ ऑल अगर आप बोल रहे हो और होलियर भी बोल रहे हो तो गलत हो गया। दोनों में से एक जगह सही करना पड़ेगा। जहां हम हमेशा सेंटेंस को लेफ्ट टू राइट देखते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो यहां तक का हम सेंटेंस सही मानेंगे। हम ये लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, यूं चल रहे हैं सेंटेंस में, यहां तक सही है। सो एवरीवन अग्रीज, हर कोई अग्री करता है दैट द गंगा इज होलियर। अब ऑफ ऑल नहीं, होलियर ऑफ ऑल को काट दो, देन अदर रिवर्स ऑफ इंडिया, होलियर देन अदर रिवर्स। तो ऑफ ऑल की जगह देन लगा दो कि बाकी रिवर से ज्यादा जो पवित्र माना जाता है या होली माना जाता है वो गंगा को माना जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सो एवरीवन अग्रीज दैट द गंगा इज होलियर देन अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कृष्णा रैन टू द नियरिंग ग्रोसरी। नियरिंग का मतलब क्या हो जाएगा? करीब आती हुई। करीब आती हुई ग्रोसरी क्या होता है? तो या तो बोलोगे नियर बाय ग्रोसरी, नियर बाय ग्रोसरी, या फिर बोलोगे नियरेस्ट ग्रोसरी, नियरेस्ट। तो अब देखो दा लगा हुआ है तो दा के साथ नियरेस्ट भी बेटर जाएगा। तो आप कहेंगे कृष्णा रैन टू द नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर। कृष्णा कहाँ भागा? सबसे करीबी ग्रोसरी स्टोर तक भागा। क्यों? खरीदने के लिए बिस्किट्स। एज हिज पेरेंट्स वर एक्सपेक्टिंग गेस्ट, क्योंकि उसके पेरेंट्स को लग रहा था कि गेस्ट आने वाले हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। माई ऑल फ्रेंड्स विल कम टूमोरो टू मीट मी। माई ऑल फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्त। ये हम अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं अपने हिसाब से। ट्रांसलेशन से जो लोग अंग्रेजी सीखते हैं वो ये बदतमीजी कर जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माई ऑल नहीं होगा, ऑल माई फ्रेंड्स। ठीक है, कैसे? फ्रेंड्स हो गया क्योंकि नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो होता है एडजेक्टिव, और यह है आपका पजेसिव एडजेक्टिव, और इसको मॉडिफाई कर रहा है ऑल, मेरे सारे। तो एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है वो रहता है एडवर्ब, और हम हमेशा इसी सीक्वेंस में लिखते हैं, पहले एडवर्ब फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन। तो ऐसे ही लिखेंगे माई ऑल नहीं, ऑल माई फ्रेंड्स। आंसर इज ए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नो लेस देन 50 ऑडियंसेस। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में, वैसे तो ऑडियंस एक नॉन काउंट नाउन होता है, पर क्वेश्चन में इसे काउंट नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। अब आप क्वेश्चन का कुछ नहीं कर सकते, जो दिया है उसी के हिसाब से करेंगे। तो ऑडियंसेस दिया है प्लूरल, और दूसरे पार्ट में आर दे दिया, ये भी प्लूरल है। तो ये बात तो तय है कि इसको छेड़ नहीं पाओगे। अगर इसे यहाँ सिंगुलर करोगे तो फिर यहाँ भी सिंगुलर करना पड़ेगा, और दो पार्ट में एरर निकाल नहीं सकते हो, तो कुछ और ढूंढना पड़ेगा। आर सिटिंग इन दी हॉल एंड वेटिंग फॉर देयर, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी प्लूरल यूज किया है। तो ये बात तय है कि सेंटेंस में आपको ऑडियंस को प्लूरल मान के चलना है। और प्लूरल का मतलब क्या हो जाएगा? काउंट। प्लूरल का मतलब क्या हो जाएगा? काउंट। तो ये काउंट नाउन बन गया है, और काउंट नाउन के साथ लेस का इस्तेमाल नहीं होता है। नहीं समझे आप? भैया मैंने आपको बताया था ना, लिटिल,
लिटिल की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो लेस होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है लीस्ट। और ये आप जानते हैं कि यूज होता है किसके साथ, एक नॉन काउंट नाउन के साथ, नॉन काउंट नाउन के साथ। तो बहुत ही आसान है, नो लेस देन की जगह आप कर देंगे नो फ्यूअर, नो फ्यूअर देन, है ना, 50 ऑडियंसेस, 50 लोगों से कम नहीं बैठे थे, तो नो फ्यूअर कर देंगे क्योंकि फ्यूअर फ्यूएस्ट क्या हो जाएगा, काउंट नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Her father told her that it would be all the more better if she would find her groom herself. Her father told her that it would be all the more और better साथ में आ जाएंगे, तो ये all the more लगाने की जरूरत ही क्या है, ये रिडंडेंट है, इसको काट दीजिए, बी आंसर हो जाएगा। तो इसके जो फादर थे उन्होंने बताया दैट इट वुड बी बेटर, ये बेहतर होगा अगर तुम अपने लिए लड़का खुद ही ढूंढ लो बेटी, हमारे बस की तो नहीं है कि हम देखें जो तुम्हें लेके जाए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि जो हमने देखे वो तुमने भगा भी तो दिए, है ना, तो तुम खुद ही देख लो, हमें बता देना, बस तुम जाओ यहां से। आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 19। नया कॉन्सेप्ट आया है, नया कॉन्सेप्ट आया है, जब भी आप टू मच का इस्तेमाल करेंगे तो वो कुछ और होगा, और अगर आप मच टू का इस्तेमाल करेंगे तो वो कुछ और होगा। जब आप टू मच का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद आप नाउन का इस्तेमाल करते हैं, और जब आप मच टू करते हैं तो इसके साथ आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे, जो होमवर्क सेट आपने उस दिन के लिए दिया था, वॉज टू मच डिफिकल्ट। तो टू मच के बाद नाउन आना चाहिए, और डिफिकल्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और इसीलिए आपको मच टू का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आपको कहना टू मच का इस्तेमाल नहीं करना होगा, मच टू का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अब आप इसे याद कैसे रखेंगे भाई, देखो ऐसे याद रखो, मच तो नाउन के साथ फिर भी यूज हो जाता है ना, लेकिन टू एक एडवर्ब है तो इसके बाद एडजेक्टिव ही आना चाहिए। तो मच टू मतलब एडजेक्टिव, तो आप मच टू वरिड कह सकते हैं, आई एम मच टू वरिड, आप कह सकते हैं आई एम मच टू बिजी, या आई एम मच टू सरप्राइज्ड। ठीक है, और यहां पे आप कह सकते हैं टू मच मनी, टू मच टेंशन, ठीक है, टू मच कोल्ड, नहीं मच टू कोल्ड होगा ना, कोल्ड इज एडजेक्टिव होता है। तो मच टू मनी, टेंशन कह सकते हो, मनी कह सकते हो, है ना, टू मच क्राउड कह सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे नाउन है, नाउन इधर आएंगे किसके बाद, टू मच के बाद, और मच टू के बाद एडजेक्टिव आएगा। तो डिफिकल्ट क्योंकि एडजेक्टिव है इसलिए मच टू का इस्तेमाल होगा, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं भाई आपको। अब यहाँ पे ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप तभी कर पाएंगे जब थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। कह रहे द लेडी इज मोर ब्यूटिफुल एंड बट नॉट कल्चर्ड एज हर यंग सिस्टर। तो मैंने आपको बताया था भाई एस का जोड़ा होता है, ये साथ में आते हैं, और यहाँ पे भी साथ में आएंगे, एक जोड़े का मिसिंग है। तो आप कहेंगे दिस लेडी इज मोर ब्यूटीफुल, ये लड़की ज्यादा सुंदर है, लेकिन इससे अपनी बहन से ज्यादा सुंदर है, लेकिन बट नॉट एज कल्चर्ड, लेकिन इतनी कल्चर्ड नहीं है, कितनी, इतनी, एज कल्चर्ड एज हर यंगेस्ट सिस्टर, जितनी उसकी सबसे बड़ी बहन है। तो बड़ी बहन से छोटी बहन का कंपैरिजन हो रहा है कि वो ज्यादा सुंदर तो है लेकिन इतनी कल्चर्ड नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वंस अगेन यू हैव 10 seconds टू डू इट। देखिए ये क्वेश्चन कहता है मच टू हिज फॉर्च्यून ना, मच टू हिज फॉर्च्यून ही मैरिड अ गर्ल। मच टू हिज फॉर्च्यून का क्या मतलब है, ये मतलब मच टू हिज फॉर्च्यून का मतलब है कि इस चीज का श्रेय उसकी किस्मत को जाता है। जरा किस्मत तो देखिए लड़के की,
ही मैरिड अ गर्ल, उसने एक ऐसी लड़की से शादी करी है हु वॉज मोर टॉल, तो मोर टॉल तो कुछ होता ही नहीं है, टॉलर, टॉलर एंड लवलियर देन ही हिमसेल्फ, इतना लंबा और इतना प्यारा वो खुद भी नहीं है जितनी सुंदर उसे लड़की मिली है। भाई वाह, भाग्य खुल गए। सी इज द करेक्ट आंसर ना, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। What pleases him more is a healthy criticism of his performance। क्या मतलब हुआ? What pleases him more, क्या चीज़ उसे ज़्यादा मज़ा देती है, ज़्यादा अच्छा एहसास देती है, प्लीज़ करती है उसे, वो क्या है? एक हेल्दी क्रिटिसिज्म, कि कोई उसकी आलोचना करे लेकिन हेल्दी वे में, इंसल्ट करते हुए नहीं, उसे बताते हुए बेटा ये गलती करी है, इसे ऐसे कर लेते तो और बेटर हो जाता है ना कि उसे बिलिटल करते हुए, हेल्थ आलोचना करना लेकिन हेल्दी तरीके से, ऑफ हिज परफॉर्मेंस। ठीक है, तो नो एरर है, कोई भी गलती नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। जल्दी जल्दी चलेंगे, क्वेश्चन बहुत है। फॉरेन बिजनेस इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव यूजुअली प्रॉब्लम्स। अरे भाई प्रॉब्लम्स क्या है? नाउन है ना, तो नाउन से पहले नाउन के साथ एडजेक्टिव लगाओगे या एडवर्ब लगा दोगे? ये तो एडवर्ब है, इसलिए आप इसको काट देंगे और आप इसकी जगह यूज करेंगे क्या? यूजुअल, क्योंकि यूजुअल एडजेक्टिव है जो इस नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो कह रहा है फॉरेन बिजनेस जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में हैव, फॉरेन बिजनेसेस जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में हैव यूजुअल प्रॉब्लम्स। यूजुअल का मतलब है जनरल, यूजुअल प्रॉब्लम जो आती ही है, जनरल, जनरल प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उनके पास बहुत सारी जगह नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड रिजिड लॉस, और सख्त कानून भी नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। Although his speech was not very clearly, clearly तो स्पीच के लिए आया है ना, तो स्पीच तो नाउन है ना, तो क्या क्लियर था? स्पीच तो क्लियर होना चाहिए ना, क्लियर, क्लियर क्या होगा? एडजेक्टिव, हमें एडजेक्टिव चाहिए क्योंकि क्लियरली यहाँ पे एडवर्ब है और एडवर्ब किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। सो ऑल्दो हिज स्पीच वाज नॉट वेरी क्लियर, ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड द अंडरलाइंग मीनिंग, उसकी स्पीच बहुत क्लियर नहीं थी लेकिन हर कोई छुपा हुआ मतलब समझ गया। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भाई देखो ये ऐसे आप नहीं कर सकते कि एक जगह मोस्ट यूज कर लो और एक जगह मतलब, तो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द मोस्ट, एंड ऑल्सो द मोस्ट टैलेंटेड। तो जब तुमने यहां पे मोस्ट का इस्तेमाल कर दिया, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है, तो आगे भी सुपरलेटिव का ही इस्तेमाल करोगे और इसे कहते हैं पैरेललिज्म। पैरेललिज्म, पैरेललिज्म का क्या मतलब हुआ कि पैरेलल रहनी चाहिए चीजें, अगर इधर मोस्ट आया है तो उधर भी मोस्ट ही आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26, क्या कह रहा है? हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, क्या पाया जा गया गिल्टी किसका? थेफ्ट का। हैविंग बीन का मतलब क्या हुआ? फाउंड का मतलब, यहाँ पे बीन का मतलब क्या हो जाएगा? बीन, और हैविंग का मतलब हो जाएगा आफ्टर। पढ़ाया था ना 8 यूनिवर्सल रूल में। सो आफ्टर बीइंग फाउंड गिल्टी, दोषी पाए जाने के बाद, किसके? चोरी का दोषी पाए जाने के बाद, सनी वॉज सेंटेंस टू, सनी को क्या हो गई? जेल हो गई। कितने साल की? सेंटेंस टू 5 ईयर इम्प्रिजमेंट। तो इम्प्रिजमेंट हो गया नाउन, और ये जो 5 ईयर है ये हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव की तरह साउंड करेगा। हाइफिनेटेड नाउन है ये, लगाओ या ना लगाओ मतलब वही है। 5 साल की जेल हुई है, 5 सालों की जेल नहीं हुई है।
है ना। तो आप इसके ईयर्स में लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा 5 year imprisonment। आंसर इज सी। अब जरा एक बार यहां आते हैं और देखते हैं ये पैरेललिज्म के स्पेलिंग सही कर लो। पैरेललिज्म, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो, जब भी हम ऐसे बोलते हैं ना, यू आर गेटिंग वीकर एंड वीकर कहते हैं, या फिर इट इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर कहते हैं, द बलून इज गोइंग हायर एंड हायर कहते हैं। इसी तरीके से नाउ डेज द वेदर इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, ठंड बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, रजाई की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। समझ रहे हो? ठंड का इलाज बताओ कुछ। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे नहीं, उन लोगों को इलाज बताओ ठंड का जिन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हमें कहाँ ठंड वंड लगती है, तुम्हें पता ही है यार। क्वेश्चन नंबर 28, आंसर बताओ जल्दी से। हाँ, इफ यू आर एन अर्लियर बर्ड, अर्लियर बर्ड का क्या मतलब हुआ? अर्लियर, अर्ली की कंपैरेटिव डिग्री है, तो किससे कंपेयर किया जा रहा है? किसी से नहीं किया जा रहा कंपेयर, तो काहे लगा रहे हो अर्लियर? ये थोड़ी बोलते हो यू आर अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, यही तो कहते हो यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो इफ यू आर एन अर्ली बर्ड कहोगे, अर्ली बर्ड। अब अर्ली बर्ड का क्या मतलब होता है? वो लोग जो पहले आते हैं, हु कम्स फर्स्ट, जो लोग पहले आते हैं किसी भी चीज के लिए। तो कह रहे हैं अगर तुम पहले आओगे, अर्ली बर्ड हो, पहले आओगे, सो यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट, तुम्हें एक बढ़िया छूट मिलेगी मेंबरशिप लेने पे। तो आंसर हो जाएगा बी, अर्ली बर्ड, ना कि अर्लियर बर्ड। क्वेश्चन नंबर 29। अब आपको याद होगा ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, एक बार भड़ाक से रिवीजन करा देता हूँ कि कहीं भी अगर आपको दिख जाए पुअर, कहीं भी दिख जाए वीक, कहीं भी दिख जाए स्ट्रॉन्ग, कहीं भी दिख जाए आपको ब्रेव, या दिख जाए नीडी, तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। लेकिन अगर आप इनके साथ दा लगा देते हैं, जैसे अगर आप दा पुअर कर दें, है ना, या फिर दा वीक कर दें, या फिर दा स्ट्रॉन्ग कर दें, द ब्रेव कर दें, या फिर द नीडी कर दें, तो भाई मेरे ये बन जाते हैं प्लूरल कॉमन नाउन। क्या बन जाते हैं? प्लूरल कॉमन नाउन। और इनके साथ हमेशा यूज होती है क्या चीज? प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल कॉमन नाउन का क्या मतलब हुआ? ये रिप्रेजेंट करते हैं पूरी कम्युनिटी को। पुअर का मतलब हो जाएगा गरीब, और द पुअर का गरीब लोग। ऐसे ही रिच का मतलब हो जाएगा अमीर, और द रिच अमीर लोग। ब्रेव बहादुर, और द ब्रेव बहादुर लोग। सो आल्स आर गिवन टू द पुअर्स, ये बदतमीजी है, टू द पुअर। पुअर मतलब पुअर पीपल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा ऑफन टेल्स अस, राजा हमें अक्सर बताता है दैट ही डज नॉट लाइक एनीथिंग मोर देन स्लीपिंग पीसफुली। तो राजा हमें अक्सर बताता है, यहां तक सही है। क्या बताता है? ही डज नॉट लाइक एनीथिंग, उसे कुछ भी पसंद नहीं है, किससे ज्यादा? मोर देन स्लीपिंग पीसफुली। तो कोई गलती नहीं, नो एरर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो कहीं कहीं आपको जब लगता है नो एरर है और आपको डाउट होता है, देखो हमारी एक इच्छा बन जाती है कि भैया क्वेश्चन आया है तो एरर तो होगा, एरर तो मार्क करूंगा, और हम ज़बरदस्ती एरर मार्क कर देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, एरर लगे तो मार्क करिए, नहीं तो कॉन्फिडेंट होकर नो एरर लगाना सीखिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31। आज वोकैब में भी टेढ़े टेढ़े वर्ड्स लाया हूं मैं आपके प्यार में। दिस फोटोग्राफ वॉज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट विच ही हैड केप्ट इन दिस बैग। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में भी बताया था कि कंपैरेटिवली के साथ आप अगर आप यूज कर लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री, तो ये क्या हो जाता है? ये सुपरफ्लुअस हो जाता है। क्या हो जाता है?
सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस का मतलब हो जाएगा रिडेंडेंट हो जाता है, एक्सेसिव हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना। तो आप बेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे या कंपैरेटिवली हटाएंगे। तो अगर आप बेटर हटाएंगे तो आपको कहना पड़ेगा गुड, और फिर आगे देन भी लिखा है, पूरा सेंटेंस कंपैरेटिव में बना है। तो आप क्या कर सकते हैं इस सेंटेंस में, अब आप लेफ्ट टू राइट नहीं, पीछे जाके आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आगे ठीक ही नहीं कर सकते है ना। बेटर देन तो नहीं, गुड, यहाँ पता नहीं क्या करना पड़ेगा। तो आपको कंपैरेटिवली को हटा दो, इसको काट दो बस। सो दिस फोटोग्राफ वाज बेटर देन दैट विच ही हैड केप्ट। ये फोटोग्राफ बेहतर है किससे, उस वाले से। किस वाले से, विच ही हैड केप्ट इन हिज बैग, जो उसने उस बैग में रखा था। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32। He was startled, वह हैरान हो गई। startled का मतलब क्या होता है, astonished। To see in her drawing room, अपने ड्राइंग रूम में देख के सबसे the most popular actor, सबसे ज्यादा पॉपुलर फिल्म प्रोड्यूसर। तो द मोस्ट सबसे ज्यादा, ना कि आ मोस्ट, एक सबसे ज्यादा, एक सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा, द मोस्ट। तो आंसर है सी। सुपरलेटिव से पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। मैनी अ बॉयज आर एब्सेंट टुडे। मैंने आपको बताया था इन सेंटेंस को आप ऐसे लिख सकते हैं, मैनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में मैंने आपको कराया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अ मैनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मैनी अ बॉय इज एब्सेंट टुडे। ठीक है, तो अब आप इन तीन सेंटेंसेस को देखिए और थोड़ा गौर फरमाइए। इन तीनों का मतलब बिल्कुल एक जैसा है, बस इसमें वर्ब और सब्जेक्ट देखना है। जब आप मैनी लिखते हैं तो मैनी प्लूरल, मैनी के साथ बॉयज प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल है ना। आ लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैनी प्लूरल और मैनी के साथ बॉयज प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल। समझे। अब जब आप मैनी आ बॉय बोलते हैं तो ये एक फ्रेज जैसा हो जाता है, ये आ आता है और सेंटेंस को सिंगुलर कर देता है। इसके साथ आ भी सिंगुलर, बॉय भी सिंगुलर और इस भी सिंगुलर, ये तीनों सिंगुलर हो जाते हैं, है ना। आ का मतलब भी वन होता है, बॉय का मतलब भी एक होता है और इसका मतलब भी एक सही होता है। तो बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब जब आपने कहा है मैनी आ, तो आपको यहाँ नाउन में गलती है, बॉय करना पड़ेगा और आर की जगह इस करना पड़ेगा। तो आप क्या कर देंगे, आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इसलिए बी पार्ट में आप एरर मार्क करेंगे। कर तो आप इन तीनों में से कुछ भी सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से आ हटा दें, तब भी सेंटेंस ठीक हो जाएगा, लेकिन हम हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इसलिए हमने बी पार्ट में एरर मार्क किया। आंसर हो जाएगा बी। आ जाइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए ना कितना आसान क्वेश्चन है। ही इज वाइजर इनफ होता है क्या, ही इज वाइज इनफ हो जाएगा, वाइज इनफ है ना। इनफ क्या है, एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है ना। ही क्या है, प्रोनाउन है। तो इस प्रोनाउन को मतलब नाउन इक्विवेलेंट को इसने मॉडिफाई किया, तो ये बना एडजेक्टिव है ना। तो ही इज वाइज, वो कौन है, वाइज है, समझदार है, कितना, पर्याप्त। तो ये एडवर्ब हो गया। टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक, तुम्हारी ट्रिक समझने के लिए आंसर हो जाएगा ए। मेरी वाली क्लास देखी है ना तुमने, अगर तुमने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। कौन सी, जहाँ मैंने तुम्हें आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया है। मेरे बच्चे 1,00,000 रुपए की क्लास है वो, है ना। एक सेंटेंस में सब चीज़ तुम्हें समझ में आ जाएगी, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आर्टिकल सब बेहतरीन। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। 2 lakhs ऑफ पीपल क्या बात हुई, या तो हम बोलते हैं, देखो जब भी हम कहते हैं ना लैक्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, ठीक है, तो इनके साथ याद रखिए डू नॉट
यूज OF ऑफ। दूसरी चीज, डू नॉट यूज अ नंबर, कोई नंबर का इस्तेमाल आप इनके साथ नहीं करेंगे, और किसी भी ऑफ का प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब आप लिखेंगे लाख, थाउजेंड, है ना, करोड़ या फिर वॉट एवर, मिलियन, तो इन सब के साथ आप याद रखिए ऑफ कैन बी यूज्ड, इसके साथ ऑफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी चीज, नंबर कैन बी यूज्ड, इनके साथ नंबर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप ये तो कह सकते हैं लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन आप ये नहीं कह सकते क्या 4 lakhs ऑफ स्टूडेंट्स, ये आप नहीं कह सकते। तो इस केस में आपको क्या कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा ये लैक्स को काट के आपको लाख करना पड़ेगा, 4 लाख, और ये ऑफ को भी यहां से काटना पड़ेगा। सो 4 लाख स्टूडेंट्स, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो 2 lakhs नहीं हो सकता, ये हो जाएगा 2, ये ऑफ भी नहीं होगा, 2 लाख पीपल, तो 2 लाख लोगों ने अटेंड करी मीटिंग परेड ग्राउंड में, जो परेड ग्राउंड में हुई थी। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। अब तो स्कोर बढ़िया होने लगा होगा, आप सही कर रहे होगे क्योंकि कल वाले क्वेश्चंस आ गए, और देखो इतना आसान क्वेश्चन है, अगर ये गलत कर दिया दिल दुख जाएगा मेरा सच्ची। दीज सॉर्ट्स ऑफ मैन बोलोगे ना, अगर दीज प्लूरल, भाई मैन प्लूरल, भाई अटेन प्लूरल, तो सॉर्ट को भी प्लूरल कर दो ना, क्या दिक्कत है। तो दीज सॉर्ट्स ऑफ, या फिर दोस काइंड्स ऑफ, दीज टाइप्स ऑफ men, those kinds of clothes, तो ये प्लूरल रहता है, प्लूरल, सब प्लूरल रहता है इसमें। ठीक है, तो ये भी प्लूरल रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। कह रहा है इस तरह के लोग कामयाबी पाते हैं कुछ भी करके, बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब है सीधी उंगली से नहीं हुआ तो टेढ़ी उंगली से, टेढ़ी उंगली से भी नहीं हुआ तो हाथ घुस दिया। ठीक है, सो दे डू नॉट डिजर्व एनी अप्लॉज, ये किसी तारीफ के काबिल नहीं होते। जिंदगी अगर सच्चाई और ईमानदारी से बनाई है तभी तो मज़ा है, चोरी करके कमाना होता तो फिर बात ही क्या थी, है ना। चलो, क्यों इतनी पढ़ाई करते, चोर बनते ना, इतनी पढ़ाई नहीं करना पड़ती, इतने टाइम पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो फिर क्यों चोरी करेंगे ना। जब आज तक की ज़िंदगी ईमानदारी की है तो आगे भी ईमानदारी की रहनी चाहिए, है ना। ये अगर आप ऐसा सोचेंगे ना तो ज़िंदगी अच्छी रहेगी आपकी, पिछले को देख के अगला चलते रहिए। मैं आज तक ईमानदार रहा हूँ, कभी अगर बेईमान हुए भी हैं, ठीक है, कभी मन में अगर बेईमानी आई भी है और अगर कर ली है तो ख़ुद को माफ़ कर दीजिए, ये सोच के कि अब दोबारा नहीं करूँगा, है ना। बहुतों ने आपके साथ भी बेईमानी करी जिनको आपने माफ़ किया होगा, तो ख़ुद को भी माफ़ कर दीजिए और आगे से बेईमानी नहीं कीजिए, है ना। ऐसे जब आप चाहते हैं दूसरे बेहतर बने तो आपको सबसे पहले खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर फिल्म प्रोड्यूस्ड, अदर्स क्यों कह रहे हो, मोस्ट अदर, क्योंकि अदर क्या है यहाँ पे मेरे बच्चे, एडजेक्टिव है ना, क्योंकि ये फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है ये नाउन है ना, ये नाउन है कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज, फिल्म प्रोड्यूसिंग, ये सब एडजेक्टिव है ऐसी जो फिल्म प्रोड्यूसिंग है। अदर्स भी मोस्ट एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, तो ये बी आंसर होगा, अदर्स थोड़ी बोलोगे। इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर, बाकी दूसरे, दूसरो ना, वो एस नहीं लगाएंगे वहां पे, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे उम्मीद है आज तुम्हारे स्कोर देखेंगे तो पता चलेगा कि तुमने क्या घुल खिलाए हैं इस क्लास में।
दिस वेबसाइट डज नॉट एक्सेप्ट एडवर्टीजमेंट, ये वेबसाइट जो है एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाती है। एंड इज फंडेड, और किस पे चलती है, एंटायरली पूरे तरीके से डोनेशन पे चलती है, ठीक है। गिवन बाय वॉलंटरली, गिवन वॉलंटरली बाय सब्सक्राइबर। अब तुम कहोगे वॉलंटरली क्यों, क्योंकि गिवन है वर्ब, और जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब होगा, एडवर्ब, है ना। और एल वाई में लगते हैं वो ज़्यादातर एडवर्ब होते हैं ज़्यादातर, तो वॉलंटरीली एडवर्ब होगा, वॉलंटरी नहीं होगा। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, जो अपनी मर्जी से देता है, वॉलंटियर से बना है। वॉलंटियर क्या होता है, नाउन होता है ना। इसका मतलब होता है, मतलब जो अपनी इच्छा से कर रहा है, जिससे कहा नहीं है करने के लिए, खुद कर रहा है, दैट इज वॉलंटरी, वॉलंटियरी, है ना। और वॉलंटरी क्या हो जाएगा, उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। हमें चाहिए एडवर्ब, क्योंकि गिवन वर्ब है, इसलिए वॉलंटरली। आंसर इज सी। ऐसे ही बन जाते हैं क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन नंबर 39। लाइट वेट एंड इजी टू हैंडल बोलते हो ना हमेशा, तो इजी टू हैंडल बोलोगे, इजी टू हैंडल, है ना। हमेशा ही तो बोलते हो इजी टू हैंडल, इजी टू गो, इजी टू वर्क, इजी टू प्ले, इजी टू ईट, है ना। तो टू हैंडल ये बेसिकली ना इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव का क्या मतलब होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और ये बेसिकली नाउन की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो नाउन इक्विवेलेंट होता है, तो नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, और इजी क्या है, एडजेक्टिव, है ना। हमें एडजेक्टिव चाहिए यहाँ पे, आंसर हो जाएगा ए। तो देखो मैंने कॉन्सेप्ट से भी समझाया, लैंग्वेज को जैसे मोशन में भी जब हम जैसे बोलते हैं यूजुअली, है ना, स्पोकन से भी समझाया तुम्हें, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आया होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम आ गए, 10 क्वेश्चन और बचे हैं ग्रामर के। इसके बाद अब देखो ना कितना आसान क्वेश्चन है। ही इज एज गुड एज बोलोगे ना बच्चा, क्यों, क्योंकि एज और एज का जोड़ा है, कई बार बता चुके हैं। तो दिस शी इज एज गुड एज, शी इज एज गुड एज, ए इज द करेक्ट आंसर, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग, तुम्हारे सारे अटेम्प्ट्स बड़े ही हिम्मत वाले हैं, बट दिस वन सर्टेनली, पर ये वाला जो पक्का, ये वाला तो पक्का ही सबसे ज़्यादा डेयरिंग है, द मोस्ट डेयरिंग, द मोस्ट डेयरिंग, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये इस तरह का तीसरा चौथा क्वेश्चन है जो हमने आज और कल में मिलाकर किया है, ठीक है। तो उम्मीद है इसके एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 42 पे हम आ गए हैं। कहता है दिस इज द मोर डिफिकल्ट। अब देखो मोर डिफिकल्ट कैसे बोलोगे यार, सब तो मोर डिफिकल्ट नहीं होगा ना, मोस्ट डिफिकल्ट बोलोगे। मोर डिफिकल्ट बोलोगे तो बताओगे ना किससे डिफिकल्ट, पर तुम कह रहे हो जो मैंने आज तक किया है, तो जो तुमने आज तक किया है तो फिर ये मोस्ट हो गया ना, क्योंकि तुमने बताया नहीं किससे डिफिकल्ट। सो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सम है जो मैंने आज तक किया है 5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। याद रखना ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, याद आया ना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो देयर आर आ फ्यू ट्रेन्स, आ फ्यू ट्रेन्स का मतलब है कुछ ट्रेन है ना, टू कैटर टू दी एवर ग्रोइंग, जो कैटर का मतलब है जो सुविधा प्रोवाइड करेंगी, है ना, जो काम आएंगी, किसके, टू कैटर टू दी फ्यू एवर ग्रोइंग, हमेशा बढ़ती हुई पॉपुलेशन के। तो कुछ ट्रेन्स थोड़ी है, ना के बराबर ट्रेन है ना, फ्यू ट्रेन्स हो जाएगा। क्या कह रहा है, देयर आर फ्यू ट्रेन्स, ना के बराबर ट्रेन्स हैं जो कैटर कर पाएंगी आज की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को, यही तो बोलोगे तुम, यही बोलोगे काफ़ी है, पर्याप्त ट्रेन्स है ना, या फिर कुछ ट्रेन्स हैं, कुछ नहीं है, ना के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 44। भाई वाह, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, चूज करो और बता दो। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें मिला है यहाँ पे टाइम, और टाइम का मतलब क्या होता है, नॉन काउंट होता है,
नॉन काउंट है तो सबसे पहले तो तुम्हें ये पता चल गया फ्यू नहीं आएगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब स्पेसिफिक तो कह नहीं रहा, कह रहा है गिव मी आ लिटिल। आ लिटिल का मतलब क्या हो जाएगा, सम, कि भाई मुझे कुछ टाइम दे दो, कुछ टाइम टू डिसाइड द मैटर, कि मैं ये मैटर पे डिसीजन ले लूँ, डिसाइड कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 45। वेरी लिटिल मेटल्स आर एज प्रेशियस एज गोल्ड। तो वेरी लिटिल का क्या मतलब हुआ, ना के बराबर, मतलब वही लिटिल ना के बराबर मेटल्स ऐसे हैं जो कि इतने कीमती हैं जितना कि गोल्ड है। तो आंसर हो जाएगा नो एरर, कोई भी गलती नहीं है इसमें, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रोमा इज एज गुड। अब मैंने बताया था एज गुड एज का जोड़ा है, तो रोमा इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर, मतलब इतनी अच्छी तो है, एज गुड एज इफ नॉट बेटर, अगर बहुत जबर मतलब अगर बेटर नहीं है तो बराबर की अच्छी तो है, किससे, सारे मेंबर्स के, उसको जिसको लायंस क्लब कहा जाता है, उस मेंबर को जिसको लायंस क्लब कहा जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47। तो मीनिंग भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी आप मीनिंग समझ के भी सेंटेंस को कर सकते हैं, और मैंने पहले भी बताया था कि एज और एज का जोड़ा होता है, तो दोनों ही तरीके से सेंटेंस किया जा सकता है। यहां पे हम अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। He felt happily to know that his younger brother had got a prestigious job in the bank. अब तुम में से बहुत सारों को ये लगा होगा कि सर यहाँ पे तो हैप्पी आना चाहिए, है ना, तुम में से बहुत सारों को ये लगा होगा कि सर यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैप्पी आना चाहिए, हैप्पी। बट अगर मैं तुमसे कहूँ कि फेल्ट क्या है, तो तुम मुझे बताओगे सर फेल्ट एक वर्ब है ना। और अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि अगर फेल्ट वर्ब है तो वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है, तो तुम कहोगे सर एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, तो ये एडवर्ब है या वर्ब है, तो तुम कहोगे सर ये एडवर्ब है, हैप्पीली, है ना, तो इसका मतलब तो ये सही है। तो तुम ये एडजेक्टिव हैप्पी क्यों लगाना चाहते हो इसके साथ, तुम कहोगे सर हमने हमेशा यही सुना है, आई फेल्ट हैप्पी, आई फेल्ट गुड, हम फेल्ट के साथ एडजेक्टिव ही लगाते हैं। तो ये सिर्फ फेल्ट के साथ नहीं है, ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जिनको मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब नहीं आते, बट कौन आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं। तो देयर आर सर्टेन वर्ब्स, ऐसी वर्ब्स जिनको मॉडिफाई करेगा कौन, वर्ब्स मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव्स। ये कौन कौन सी वर्ब्स हैं, इसमें कई सारी वर्ब्स आती हैं, जैसे कि बी, बिकम, ग्रो, कीप, प्रूफ, प्रूव, मेक, गेट, टर्न। तो कुछ तो ये है जो आपको याद करना पड़ेंगे। इसके अलावा जो वर्ब्स ऑफ सेंसेस होती हैं, ऐसी वर्ब्स जो सेंसेस बताती हैं, वर्ब्स ऑफ सेंसेस, ऐसी वर्ब्स जो सेंसेस बताती हैं, जैसे कि फील, टच, टेस्ट, स्मेल, है ना, या फिर appear, seem, sound। तो ये वाली जो वर्ब्स हैं, इन सब को जब भी मॉडिफाई किया जाएगा तो किसी एडजेक्टिव द्वारा किया जाएगा। जैसे इसमें से किसी से भी आप एग्जाम्पल सोचे, मैं आपको 20 एग्जाम्पल देता हूं, तो हम क्या बोलते हैं,
डोंट बी सैड। मैं आपको गेट से एग्जाम्पल देता हूं। वाई डिड यू गेट मी रॉन्ग। ऐसे ही मैं आपको बी से एग्जाम्पल देता हूं। नहीं, बी से तो दे दिया, गेट से दे दिया। टर्न, हम क्या बोलते हैं? टर्न राइट। ठीक है, अब मैं फील से तो आपको मिल ही गया, स्मेल से देता हूं, अपीयर से देता हूं। He appears bad। तो इन सब जगह पे आप देखेंगे मैंने एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया, एडवर्ब का नहीं किया है। मैं यहाँ पे बैडली नहीं कह सकता, मैं यहाँ पे राइटली नहीं कह सकता, मैं यहाँ पे रॉन्गली नहीं कह सकता, ऐसे ही मैं यहाँ पे सैडली नहीं कह सकता। इसलिए मैं कहता हूँ डोंट बी सैड। व्हाई डिड यू गेट मी रॉन्ग, डो टर्न राइट, ही अपीयर्स बैड। तो मैं इसे ऐसे ही यूज करूंगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चा ए। He felt happy to know that his younger brother। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ गए हम। दम लगाते रहिए और क्वेश्चंस बनाते रहिए। ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड। अब मैंने तुम्हें बताया था ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ सीधे वर्ब कैसे लगा दोगे? तो उसको तुम प्लूरल कॉमन नाउन बना दो। अगर तुम कह दोगे दी ऑनेस्ट, तो दी ऑनेस्ट का क्या मतलब हो जाएगा? ईमानदार लोग। और आंसर हो जाएगा ए, दी ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड। रिवॉर्डेड के जो ईमानदार होते हैं उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। क्वेश्चन नंबर 49। कहता है द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या है? एक अखबार का नाम है, एक न्यूज़पेपर का नाम है। द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर। बोलोगे ना किसी दूसरे न्यूज़पेपर से, क्योंकि तुम्हें एनी अदर के साथ सब्जेक्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा। जो ये सब्जेक्ट है मतलब सब्जेक्ट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना। सब्जेक्ट एक्सक्लूड किससे होगा? अदर लगाने से होगा। तो कंपैरिजन में अदर का इस्तेमाल होता है। आंसर हो जाएगा सी। कल से कर रहे हैं ये क्वेश्चन, हम कई बार कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ ग्रामर। इसके बाद आप मुझे ना आउट ऑफ 50 अपना स्कोर जरूर बताएंगे, ठीक है? तो आउट ऑफ 50 आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे, आउट ऑफ 60 नहीं बताएंगे। मैं वोकैब के क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, वो मैं कराऊंगा। अब ये क्या बात हुई? पीपल हु आर फैट आर मोर लाइकली, ऐसा नहीं होगा, आर मोर लाइकली टू डेवलप। मोर लाइकली का क्या मतलब होता है? मोर लाइकली का मतलब होता है काफी हद तक डेवलप कर लेंगे, मोर लाइकली टू डेवलप, है ना? तो आंसर हो जाएगा ए। तो एक बार आप मुझे 50 में से अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे, और मुझे ये भी ज़रूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 651। हाँ, अकाउंट्रीमेंट्स क्या होते हैं? व्हाट इज अकाउंट्रीमेंट्स? अकाउंट्रीमेंट्स का मतलब होता है पैराफर्नालिया। पैराफर्नालिया, स्टफ, थिंग्स या फिर इक्विपमेंट। डी इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन आपको पता है, अग्रीड पता है, रिलेटिव्स पता है। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। प्रोफिलैक्टिक। प्रोफिलैक्टिक क्या होता है? प्रोफिलैक्टिक होता है कुछ ऐसा जो, पहले आप दम लगाइए फिर मैं बताऊंगा। 10 सेकंड का टाइम तो देता हूं। कुछ ऐसा जो कि प्रिवेंटिव हो, प्रिवेंटिव, है ना? इम्पीडिमेंट, किसी तरह का रुकावट हो, किसी तरह की हिंड्रेंस, रुकावट हो। ठीक है। टॉक्सिक का मतलब तो तुम्हें पता ही है, जहरीला होता है। पॉइजनस, वेनमस। एंटेगनिस्टिक कौन होता है? विलानस,
वाइल, nefarious, wicked, mean, despicable, rogue, है ना, ये स्काउंड्रल, ये सारे के सारे कमीने होते हैं या बुरे व्यक्ति जिसका नेगेटिव कैरेक्टर होता है। प्रोटोगोनिस्ट हीरो होता है, सेंट्रल कैरेक्टर एंटागोनिस्ट जो इविल होता है दूसरी साइड होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई लड़का मान ही नहीं रहा होता है ना, बार बार तुम्हें परेशान कर रहा होता है, तुम उसे ब्लॉक भी कर देती हो, दूसरे नंबर से भी फ़ोन करता है। तो इस बार फ़ोन करे तुम्हें तो तुम्हें सीधे क्या कहना है, यू एंटागोनिस्टिक, विलानियस, वाइल, निफेरियस, विकेड, मीन, डेस्पिकेबल, रोग, स्काउंड्रल, डोंट एवर कॉल हियर। ठीक है, बस उसके बाद तुम्हारे पास फ़ोन नहीं आएगा। और आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिव सी। परजुरी का क्या मतलब होता है, लांछन लगाना किसी पे, है ना, परजुरियस, कलमिनी। ठीक है, परजुरी, कलमिनी मतलब किसी के ऊपर लांछन लगाना, किसी को वो करेक्टर असैसिनेशन। जैसे फिल्म स्टार सेलिब्रिटीज़ के साथ आजकल चल ही रहा है, हमेशा चलता ही रहता है कैरेक्टर असैसिनेशंस, तो दैट इज कॉल्ड परजुरी, झूठे लांछन वगैरह लगाना। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, प्रोपिनक्यूटी। प्रोपिनक्यूटी, व्हाट इज प्रोपिनक्यूटी? प्रोपिनक्यूटी का मतलब होता है नज़दीकी, नज़दीकियाँ। तुम कह सकते हो आई वॉन्ट सम प्रोपिनक्यूटी विद यू, है ना। तो प्रोपिनक्यूटी का मतलब होता है नियरनेस, क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, प्रोपेंसिटी का क्या मतलब होता है? प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इंक्लिनेशन, झुकाव किसी तरफ, इंटरेस्ट किसी तरफ बहुत झुकाव, लगाव, इंक्लिनेशन, प्रीडायलेक्शन, एक्लिविटी, प्रॉक्लिविटी। सारे के सारे सिनोनिम है मेरे बच्चे। प्रॉस्पेरिटी का क्या मतलब होता है? प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है खुशहाली, समृद्धि, तरक्की, सक्सेस, ट्रायम्फ। फोरसाइट का क्या मतलब होता है? फोरसाइट का मतलब होता है पार की नजर, जो आगे का देख सकता हो, मतलब जैसे कि फोरथॉट, या फोर सी कर देना, फोरथॉट मतलब कुछ आगे का प्रिडिक्ट कर लेना, आगे का देख लेना, विजन, विजन करना किसी को चीज को। 54, क्वेश्चन नंबर 54। कॉन्ग्रीगेशन तो आसान है, तुमने सब जगह पढ़ा होगा कॉन्ग्रीगेशन का क्या क्या मीनिंग होता है। इसका आंसर बता दिया ना मैंने, आंसर बता दिया, हाँ सी बता दिया। तो भाई कॉन्ग्रीगेशन का मीनिंग तो आप सबने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है ना। तो कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है कोई भी मीटिंग। कॉन्ग्रीगेशन इज मीटिंग, है ना, असेंबली, सभा जिसे आप कहते हैं। तो मीटिंग, असेंबली, कॉन्ग्रीगेशन, या फिर ये सारे के सारे मीटिंग होते हैं। एक वर्ड और है, अभी आएगा याद तो बताऊंगा। कंसंट्रेशन आपको पता ही है क्या होता है, डिस्कशन, जजमेंट, सारे पता है। आंसर इज बी। इनकैपेसिटेट क्या होता है? इनकैपेसिटेट का मतलब होता है किसी के हाथ पैर काट देना। तो क्रिपल, म्यूटिलेट। ठीक है, तो क्रिपल, म्यूटिलेट, इनकैपेसिटेट इज ए इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रेंथन आपको पता है, ताकत देना। इम्प्रिजन का क्या मतलब होता है? केज कर देना, केज्ड। इन्वेंट किसी चीज को आविष्कार करना ना, टू ब्रिंग इन एग्जिस्टेंस।
क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज ट्राइट? व्हाट इज ट्राइट? आपने वो कहानी सुनी है, कछुए और खरगोश की कहानी? अगर आपने भी सुनी है वो कहानी तो वो ट्राइट है। आपने कौवे वाली कहानी सुनी है, कौवे जो पिचर के अंदर ईंटा डालता है और फिर पानी पीता है? वो भी कहानी क्या है, एक ट्राइट है। एक ऐसी चीज़ जो बड़ी ही कॉमन हो गई है ना, बहुत सारा बोरिंग हो गई है, इसे बोलते हैं हैकनीड, है ना, ऑर्डिनरी, बोरिंग, ओवर यूज्ड, जो बार बार हो चुकी है। कोई अंकल तुमसे कहा, आओ बेटा आज मैं तुम्हें एक बड़ी बेहतरीन और अनोखी कहानी सुनाता हूँ जो तुमने जीवन में कभी नहीं सुनोगी, और जब तुम सुनोगे ना तो तुम्हें इतना ज्ञान मिलेगा, आओ बैठो मेरे पास। बिठाते हैं और तुमसे कहते हैं, बेटा एक बार एक कछुए और खरगोश में रेस हुई। दिमाग खराब हो जाएगा ना। तो दैट इज राइट, हैकनीड। आंसर इज ए। क्लेवर आप जानते हैं, श्रीउड, निफ्टी, क्राफ्टी, कनिंग, वाइली, कैनी, ये सारे के सारे चालाक होते हैं। ब्रीफ तो होता है ये कंसाइज, कंसाइज। क्या हो गया आज मुझे? इम्प्रूडेंट होता है रूड, अभद्र, ब्रेजन, ब्रैश, चर्लिश, लाउट, ये सारे के सारे कौन होते हैं? अभद्र होते हैं, अभद्र। आंसर इज ए। ठीक है, तो हर पेज पे बहुत सारे वर्ड्स और सिनोनिम्स मिल रहे हैं और मुझे उम्मीद है आप ये अपने वोकैब रजिस्टर में नोट कर रहे होंगे। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, मेरे साथ भी और अपने साथ भी। प्लीज़ नहीं करिएगा, है ना। बहुत मेहनत से मैं वर्ड्स याद करता हूँ आपको याद कराने के लिए। मतलब आप सोच रहे होंगे याद करता हूँ का क्या मतलब है? हाँ जी भाई, अभी भी करता हूँ और करता रहूँगा, करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज डेरिजन? मुझे ये पता था ना, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे। कॉन्साइज, ब्रीफ, स्पेलिंग सही कर लीजिए, मैंने सी की जगह एस कर दिया था। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। डेरिजन का क्या मतलब होता है? डेरिजन का मतलब होता है जब हम किसी का मजाक बना रहे होते हैं। डेरिजन मतलब मॉकरी, डेरिजन मतलब मॉकरी, है ना, रिडिक्यूल। सी इज द करेक्ट आंसर, किसी का मजाक बनाना। और ऐसा मजाक जिसमें आप इंसल्ट करते हुए किसी का मजाक बनाते हैं, जैसे डेरिसिव कार्टून्स आते हैं, पॉलिटिकल कार्टून्स तुमने देखे होंगे, लोग बना देते हैं पीएम के, सीएम के, है ना, पॉलिटिकल कार्टून्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं? एक तरह का डेरिजन होता है, मॉकरी होती है। सी इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमिलिएशन इज इंसल्ट, ठीक है। एम्बैरेसमेंट इज सेम, इन सब का मतलब क्या होता है? शेम, है ना। कंडेमनेशन का मतलब होता है हेट्रेड, और इसके सिनोनिम्स में आपको बहुत बार करा चुका हूं, डिस्पाइस, डिसडेन, अबहॉर, लोथ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनस क्या होता है? व्हाट इज ओनस? तो क्या बात है, आज क्लास भी आपकी जल्दी खत्म हो गई है और बहुत सारा माल मिल गया है। 60 क्वेश्चन करे हैं आपने। तो जहां भी वर्ड आता है ओनस, ओनस का मतलब होता है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी इज द करेक्ट आंसर। अकाउंटेबिलिटी भी बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनस। सी इज द करेक्ट आंसर।
सैडनेस आपको पता है, डेजोलेशन है ना, सैडनेस, ग्रीफ, मेलनकली, ये सारे सारे। अच्छा, हैप्पीनेस होता है डिलाइट, हैप्पीनेस, डिलाइट आप कह सकते हैं, ब्लिस, ये सारी की सारी हैप्पीनेस होती है। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, ठीक है, ये हम कई बार इसके सिनोनिम्स कर चुके हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, कैंटाकेरस। हर घर में कोई ना कोई या कहीं ना कहीं खानदान में तो कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो कैंटाकेरस होता है। कैंटाकेरस का मतलब होता है कोई ऐसा कहते हैं ना, चिरैंद है, ये चरस है, या कलेश, कलेश है ये, कलेश, तो कलेशी है ना, जो एकदम क्वारलसम हो, लड़ने को तैयार हो। ऐसे वाले अंकल आते हैं ना घर में, मुझे नमस्ते नहीं किया, तो वो 3 दिन भाई उन्होंने नाश्ते ही नहीं किया, रूठ गए वो, क्योंकि उनको किसी ने नमस्ते नहीं किया, तो क्वारलसम है ये, लड़ने को तैयार है ना। फैस्टिडियस मतलब कैंटाकेरस, क्वारलसम, ऑब्स्टिपरस, नॉइजी, ना जी। अच्छा, फिसिपारस का क्या मतलब होता है, जो बेसिकली नॉन सेक्चुअल होता है, सबसे अलग होता है, सेपरेटेड समझ लो। हाँ देखो, ये सेपरेटेड, तो सेपरेटेड, ये कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है, ये वाला सेपरेटेड होता है। फेरोशियस का मतलब क्या होता है? फेरोशियस का मतलब होता है एंग्री, बहुत ही ज्यादा गुस्से में, फेरोशियस, एंग्री। विहीमेंट, विहीमेंट, फेरोशियस, एंग्री सारे गुस्से वाले होते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लग्जूरियंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लग्जूरियंट? लग्जूरियंट का मतलब होता है कुछ ऐसा जो काफी एक्सपेंसिव हो, मतलब रिच, एक्सपेंसिव, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोडिगल, ठीक है। लग्जरी लिविंग आपको पता ही है, लवली। अबेंडेंट का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा होना, प्लियोथोरा, प्लेंटिट्यूड, प्लियोनिज्म, तो प्लियंथोरा, प्लेंटिट्यूड, प्लियोनिज्म, अबेंडेंस, सरप्लस, ये सारे के सारे सेम होते हैं, और आंसर हो जाएगा इसका सी। तो गाइज ये थी आज की क्लास, और हमने करे हैं बहुत सारे भर भर के सिनोनिम्स, तो मुझे उम्मीद है 50 वर्ड तो कम से कम हमने सारे सिनोनिम एंटोनिम मिला, सिनोनिम और ये सब वर्ड मिला के कर ही लिए होंगे ना, या शायद 100 के आसपास। तो अब आप मुझे 3 चीज़ें बताएंगे। एक तो मुझे बताएंगे आज की क्लास में हमने कौन कौन से वर्ड्स किए, दूसरी चीज़ आप मुझे बताएंगे मतलब कितने वर्ड्स किए, दूसरी चीज़ आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे, और तीसरी चीज़ ये ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी लगी। तो मैं आपके करूँगा कमेंट्स का इंतज़ार। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।